नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो में समझते हैं ब्रीथ का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और उसका सूत्र क्या होता है उसके बारे में आज डिटेल समझेंगे। अगर आपको ब्रीथ का सारा सूत्र याद ना हो तो इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ब्रीथ को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है, आपको पता चल गया कि ब्रीथ कैसा होता है, गोलाकार आकृति होता है। ठीक है, तो गोलाकार आकृति होता है। जो बीच वाला पॉइंट है ना, बीच वाला पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है? केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र। इसका केंद्र से होकर किसी भी परिधि में किनारे किनारे कहीं भी अगर हम खींच दे तो ये हमारा क्या हो जाता है? त्रिज्या। क्या हो जाता है? त्रिज्या। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींचे जा सकती है? तो अनेक। कैसे खींचे जा सकती है? इसका एग्जांपल देख लीजिए कि ये वृत्त है आपका, यहाँ केंद्र है, एक त्रिज्या हो गया। यहाँ से हम इस तरह से बहुत सारा खींच सकते हैं, अनगिनत। एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींच सकते हैं? अनगिनत। और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, देखिए कि ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम मिला दिए तो क्या हो गया? त्रिज्या हुआ। अब यहाँ से सीधे अगर केंद्र से होते हुए ऐसे पूरा पूरा मिला दे, मतलब इस साइड से उस साइड, तो आपका ये क्या कहलाएगा? आपका कहला जाएगा क्या? ये व्यास। क्या कहेंगे इसको? व्यास। और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। इसको डी से सूचित किया जाता है। छोटा डी लिखिए या बड़ा डी लिखिए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो कितने व्यास खींचे जा सकते हैं देख लीजिए। अगर हम एक वृत्त बना लें, ठीक है, तो ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ एक व्यास हो गया। इस तरह से बहुत सारा अनगिनत व्यास खींच सकते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींच सकते हैं। देखिए, ये आपका व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या जो है ना, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ इस जगह से आपका व्यास हो गया। अगर त्रिज्या का मान अगर 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो दो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास यहाँ से यहाँ ना बोलते हैं, तो इधर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका व्यास कितना हो जाएगा? अगर त्रिज्या 5 दिया रहा तो व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा पूरा यहाँ से यहाँ, तो त्रिज्या क्या होता है? उसका आधा होता है, यानी त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर हम व्यास 10 बोल देना तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अगर व्यास हम 20 बोल दे तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 10। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र बन जाता है, देखिए त्रिज्या यानी आर बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? व्यास बटा 2। यानी त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है ना। तो व्यास अगर दिया रहे 10 तो आपका कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और ये व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा व्यास, इसको लिखते हैं डी से। अब व्यास क्या हो जाएगा? 2 गुने आर, यानी कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या अगर 5 दिया रहेगा तो 2 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया आपको? ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया? त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ मिला दे तो आपका व्यास हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से खींच दिया जाए, ये आपका क्या कहलाएगा? ये इस सब को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? ये सबको जितना इस तरह से खींच दे ये आपका क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। तो एक वृत्त में हम बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं ना, बहुत सारा। तो पूछा जाएगा एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं? तो अनेक। इस तरह से खींच सकते हैं। हो सकता है हम ऐसे लंबा भी खींच सकते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? जीवा कहलाएंगे। तो यहाँ हमको क्या समझना है कि केंद्र से होकर जाने वाले यानी व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है। क्या होता है?
सबसे बड़ी जीवा होता है, सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे केंद्र से दूर चले जाएंगे वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जीवा छोटा होता चला जाएगा। और केंद्र से जो जीवा होकर गुजरेगा वो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा। यानी पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो व्यास होता है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। आपका ये वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ ऐसे एक व्यास खींच दे तो ये क्या हो गया, वृत्त को 2 टुकड़ा में बांट दिया है। तो वृत्त का 2 टुकड़ा किस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया ना आपका, ऐसे, फिर एक टुकड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आधा हो गया, मतलब वृत्त का आधा, मतलब अर्धवृत्त बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, इसको भी कहेंगे क्या, अर्धवृत्त। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये तो बीचों बीच में काट दिया था, अगर हम मान के चलिए ये केंद्र हो गया, अगर हम यहाँ से यहाँ अगर हम जीवा खींच दे तो क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया ना। तो इसका नाम अर्धवृत्त और इसका ये छोटा वृत्त ये बड़ा वृत्त नहीं कह सकते। जब जीवा द्वारा वृत्त को 2 छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया जाए ना, तो छोटा वाला को कहेंगे, छोटा को हमेशा क्या कहते हैं, लघु। और ये वृत्त का टुकड़ा है तो लघु वृत्त खंड, क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर वाला जो बड़ा है ना, ये ऊपर वाला टुकड़ा को क्या कहेंगे, बड़ा को हमेशा कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बहुत कोई का दिमाग में चलता होगा ना कि सर ये अब ऐसे में काट दिए तो आपका लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड बन गया। अब मान लीजिए ये आपका वृत्त है, यहाँ केंद्र है। अब यहाँ से मान लीजिए ये तो सीधा काट दिए थे, अब इसको ऐसे तिरछा और इसको इधर काट देंगे तो ये क्या कहलाएगा सर, लघु वृत्त खंड कहेंगे और दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, नहीं। इसको क्या कहेंगे, ये समझिए कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी त्रिज्या द्वारा वृत्त का खंड हुआ है ना, तो इसको नाम वही पड़ेगा लेकिन जुड़ जाएगा क्या, त्रिज्या द्वारा वृत्त का टुकड़ा हुआ है तो लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, लघु त्रिज्या खंड। और ये इधर वाला बड़ा है ना, तो ये वाला दीर्घ त्रिज्या खंड। ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा, कुछ त्रिज्या का मान दिया रहेगा और बोला जाएगा क्या, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसी प्रकार यहाँ बोला जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई ना कोई तरीका होगा, यानी सूत्र होगा। इन सूत्रों के बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम जो वृत्त बनाए हैं डॉट डॉट बिंदुओं से बनाया है ना, तो आपका दिमाग में चलता होगा सर वृत्त तो आपका गोल होता है ना, पूरा ऐसे गोल, तो इसको वृत्त कहेंगे, लेकिन आप ऐसे क्यों बनाए। तो इससे हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे आप क्लास 1 में पढ़े होंगे तो हाथी या बकरी या किसी भी चित्र बना होगा किसी का भी, तो वो डॉट 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 बिंदुओं से मिलकर बना होगा और उसे हम रेखा खींच करके क्या, एक चित्र का रूप देते हैं। उसी प्रकार ये वृत्त है ना, एक बिंदुओं से मिलकर बना है और एक बिंदु दूसरे बिंदु के सीधा में नहीं है, एक बिंदु के दूसरे का थोड़ा सा तिरछा में है ना। आप गोल कीजिएगा तो एक बिंदु दूसरे बिंदु के सीधा में नहीं होगा, तिरछा में होगा। वृत्त पर अगर एक सटा हुआ रेखा एक बिंदु पर ही सटेगा, क्या करेगा, एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगा यानी छुएगा, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, यानी कि छूते हुए ना गया है, तो ये इस रेखा को क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। तो पूछा जाएगा क्या कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को टच करता है, तो मात्र एक बिंदु। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे गोलाकार बनाएंगे ना, गोलाकार, जब एक बिंदु दूसरे बिंदु के सीधा में रहेगा तब तो छूते हुए जाएगा, है ना। तो यहाँ एक बिंदु दूसरे बिंदु का सीधा में नहीं है, तिरछा में है, तो एक ही बिंदु पे टच करेगा। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वृत्त के स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को छूता है, तो मात्र एक बिंदु। ठीक है, इस तरह से आप कितने रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत।
देखिए एक यहाँ जितना बिंदु रहेगा उतना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खींचेगा, इस तरह से हम बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अब स्पर्श रेखा जब खींचा जाएगा, यानी जो बिंदु में टच किया है केंद्र से वहाँ पर एक लंब डाल दिया जाएगा ना, यानी त्रिज्या खींच दिया जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इधर भी और इधर भी, याद रखिएगा। अब आते हैं छोटा छोटा सूत्र से बड़ा सूत्र तक। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना एरिया यहाँ घुसा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। यानी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल का बात किया जाएगा तो उसके अंदर जितना एरिया समाया हुआ रहेगा, घुसा हुआ रहेगा, वो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ आर का मान लीजिए अगर 7 दिया रहेगा, 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई का मान हमारा क्या होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, मतलब आर गुने आर। तो ये 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, 154 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो दो सूत्र से ही सारा सूत्र आपको हम याद दिला देंगे, करवा देंगे। तो देखिए अब ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का परिमाप को बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ये तो आपको पता होगा, ये सूत्र भी पता होगा और ये भी पता होगा। ठीक है, तो ये परिधि का मतलब घेरा। जैसे कोई आपका मान लीजिए ये है वृत्त है, ठीक है, इसका घेरा, तो यहाँ से अगर हम कैंची से काट देंगे और लंबा कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कोई खेत है, ठीक है, या तो बारी है, तो इसका परिमाप बोलेंगे ना, तो यहाँ से लेकर इस कोना से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सबकी लंबाई को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है, परिमाप या परिधि। यहाँ बात हो रहा है वृत्त का। अगर मान लीजिए यहाँ 7 दिया हुआ है त्रिज्या का मान, ठीक है, 7 दिया रहेगा, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7, ये 7 7 कट जाएगा, आपका 44 सेंटीमीटर आ गया, क्या परिमाप आ गया। अगर मान के चलिए वृत्त का व्यास दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो आपको पहले त्रिज्या निकाल लेना होगा। क्या हम जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो अगर यहाँ पूरा अगर यहाँ 14 दिया रहता तो त्रिज्या कितना निकल जाता, आर 7, फिर यहाँ बैठा देते तो उसका क्षेत्रफल आ जाता। और उसका परिमाप पूछता तो व्यास दिया रहेगा तो उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर मान के चलिए अगर 14 दिया हुआ है यहाँ पूरा डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो आपका परिधि निकल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी हम बताए थे ना कि जब एक वृत्त को व्यास से इसे काट देंगे तो दो बराबर अर्धवृत्त में बढ़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल यानी आधा वाला का, अगर पूरा जानेंगे उसका आधा कर देंगे। आधा मतलब क्या, 2 से भाग देना। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल का, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना 1/2। तो इसको अगर हम सही से लिख देंगे तो 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर याद करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो जान गए, अब अर्धवृत्त का भी तो परिमाप होगा ना, जरूर होगा। यहाँ बात करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखिए पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब आधा करना होगा, मतलब 1/2 से 1/2 करना होगा ना, तो का 1/2 आधा हो गया, ये 2 कट गया, तो क्या आ गया आपका पाई आर। तो आप बोलिएगा अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप पाई आर होता है, नहीं। देखिए जब इसको काट के अलग कर दिए ना वृत्त को, तो इस तरह से बट गया है। ठीक है, लेकिन परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरा एक चक्कर, क्या होता है, पूरा एक चक्कर होता है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ से यहाँ आपका आधा आया है ना, एक चक्कर तो हुआ नहीं। जब तक कि यहाँ से यहाँ पूरा नहीं सटाएंगे तब तक एक चक्कर होगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, केंद्र है, यहाँ से एगो त्रिज्या, यहाँ से एगो त्रिज्या, मतलब 2 ठो त्रिज्या है ना। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 2r, तब आपका सही सूत्र बन गया अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r।
ठीक है। यहाँ से यहाँ हम अगर काट दी सीधा सीधा केंद्र से होकर एक व्यास खींच दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है। जब यहाँ से यहाँ और एक ऐसे केंद्र से होकर एक व्यास खींच दिए तो 4 भाग में बट गया ना, यानी एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, एक चौथा भाग, यानी वृत्त का 4 भाग, मतलब एक वृत्त का 4 जगह बांटा किए ना। तो यहाँ आपका पूछा जाएगा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसका चौथा भाग है, ये किसका चौथा भाग है, वृत्त का ना। तो क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का चौथा भाग, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का ना चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का क्या करेंगे 1/4, यानी 1 का चौथा भाग ना पूछा है तो इसको हम लिख देंगे सही तरीका से 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसका सूत्र। पूरा परिमाप यहाँ से यहाँ का पूरा परिमाप है पाई आर प्लस 2r, तो इसका आधा करेंगे तब ना ई वाला चौथा वाला भाग का परिमाप आएगा। तो गुना 1/2 कर देंगे तो ये हो गया आपका क्या, चतुर्थांश का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r इंटू 1/2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 गुने पाई आर प्लस 2r। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसका पूछा है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना। अब इसका पूछा है ना, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे हम, थीटा। ठीक है, थीटा। तो थीटा बटा 360। अब बोलिए 360 आया कहाँ से, देखिए ना, ये केंद्र पर क्या होता है 360 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। यहाँ थीटा अगर मान लीजिए 60 दिया है तो यहाँ थीटा का मान और आर का मान लीजिए 7 दिया है, तो यहाँ बैठा देंगे क्या 22/7 गुने आर स्क्वायर, मतलब 7 गुने 7 गुना थीटा, मतलब मान लीजिए यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ 360 दिया हुआ है, ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। ठीक है। तो आपका 11 7 77/2 हो गया क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब ऊपर वाला। तो बताइए कि क्या ये वृत्त का क्षेत्रफल का ना बड़ा वाला है, तो अब हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा मान लीजिए यहाँ हमारा 60 है, तो 360 में से 60 घटाएंगे तब ना ऊपर वाला डिग्री बचेगा। तो का कितना डिग्री ऊपर बचेगा, कितना बचेगा, इसके अनुसार यहाँ जितना रहेगा उतना ऊपर वाला 360 से घटा देंगे तो ऊपर वाला डिग्री का मान पता चल जाएगा। तो मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता तो हम थीटा मान लेंगे। तो 360 में थीटा घटाएंगे ना, जैसे हम मान लीजिए 60 दिया था, तो ऊपर वाला डिग्री जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस 60 करेंगे तब ना आपका 300 डिग्री आएगा ऊपर वाला। उसी प्रकार अगर यहाँ मेरा कुछ नहीं है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा करके 360 करना होगा, नीचे करना होगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 होगा।